बहरहाल अब कॉलेज से तो निकाल दिए गए थे, तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे उन्होंने इनको बुलाया और बोला, बेटा सुभाष, जो हो गया, अब एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज मतलब टॉप मोस्ट रैंक। 4 साल की तैयारी लगती थी और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। और 4 साल की तैयारी के लिए इनको लंदन भेजा। इतने बुद्धिजीवी, इतने जबरदस्त बुद्धिमान के 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में कर ली और रैंक होल्डर हो गए। 4th रैंक इनको मिली। अमूमन भारतीय उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, इन्होंने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब वहां पे रैंक होल्डर बने, इनके मन में क्या है, देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। तो इनको बड़ा फील हुआ कि मैं आईसीएस की नौकरी को इन्होंने 1921 में उसी समय लात मार दी और ये घटना जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। और अब उसके बाद ये आग की तरह फैल गई। अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि भाई पहला आदमी भारतीय जो आईसीएस की नौकरी को लात मार रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने छोड़ी नहीं थी। इनके पिता ने, बड़े भैया ने, सबने समझाया, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को, वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पर काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी, नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए।